कक्षा 9 के बच्चों को कोशिका वाले पाठ को जो पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया था उसके दूसरे पार्ट यानी कोशिका की संरचना के बारे में आज मुझे समझाना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना जिसमें बैक्टीरिया की कोशिका कैसी होती है वो लास्ट वीडियो में बताया जा चुका है। आज मुझे बताना है यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें हम स्पेशली प्लांट सेल पर फोकस करेंगे। प्लांट सेल की संरचना कैसी होती है आज ये बताएंगे। तो पादप कोशिका की यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना बड़ी जटिल होती है और इस कोशिका का अध्ययन करने के लिए हम इस पूरे मैटर को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जीव द्रव्य और रिक्तिकाएं। तो पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, पादप कोशिका का हम अगर एक सरल अध्ययन करना चाहें तो उसके 3 पार्ट करते हैं, जिसमें पहला हमारा हो जाएगा कोशिका भित्ति या सेल वॉल। सेल वॉल जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा पार्ट हो जाएगा कोशिका द्रव्य जिसमें जीव द्रव्य आता है, स्पेशली जीव द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म। और तीसरा जो कोशिका का मुख्य भाग है वो है रिक्तिकाएं। और रिक्तिकाओं में ज़्यादा कुछ खास मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए ज़्यादा फोकस करते हैं। आज हमें जो इन तीनों के बारे में पढ़ना है एक एक के बारे में कैटेगराइज कर देते हैं। चार्ट को ध्यान से देखते चलिए। सेल वॉल के 3 पार्ट हो जाएंगे। पहले सबसे पहली सेल वॉल जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी के लिए मैंने 1 डिग्री लिखा है, चार्ट में ये प्राइमरी शब्द लिखा मिलेगा आपको। तो 1 डिग्री या प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल और इसके बाद ये टर्सरी सेल वॉल। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति। और इसके बाद इन सबों के बीच में पाया जाता है मध्य पटल भित्ति या मध्य पटलिका, जिसको हम इंग्लिश में मिडिल लैमेला कहते हैं। तो मिडिल लैमेला। अब जीव द्रव्य की बारी है। जीव द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। कोशिका में यदि जीव द्रव्य उपस्थित है तो कोशिका जीवित मानी जाएगी, और यदि कोशिका द्रव्य में जीव द्रव्य में नहीं उपस्थिति है तो ये मृत मानी जाएगी। तो जीव द्रव्य ही जीवित भाग कहलाएगा कोशिका का, जिसमें हम अध्ययन के लिए इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है जीव द्रव्य कला, जिसको हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। जीव द्रव्य कला, इसी को हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। दूसरा सबसे मुख्य भाग है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जिसमें सभी उपापचयी क्रियाएं संपादित होती हैं, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के लिए साइटो शब्द इस्तेमाल होता है, प्लाज्म जो है इसके द्रव्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म। और तीसरा इसका मुख्य भाग होगा केंद्रक। इसका ही नहीं, पूरी कोशिका का सबसे केंद्र बिंदु ये केंद्रक ही होता है, क्योंकि यदि किसी कोशिका में केंद्रक उपस्थित है, पूरी तरह काम कर रहा है, तो कंट्रोल करने का काम केंद्रक का ही होता है। तो एक एक करके चलते हैं। रिक्तिकाएं जो है, रिक्तिकाओं में हम 2 ही पार्ट पढ़ते हैं। एक रिक्तिका की जो चारों ओर की वॉल होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और दूसरा कोशिका द्रव्य, रिक्तिका द्रव्य जिसे हम वैक्यूलर सैक कहते हैं। वैक्यूलर सैक या रिक्तिका रस। क्योंकि चार्ट छोटा है, दोनों शब्दों में नहीं लिख पा रहे हैं, नोट्स में आप देख लीजिएगा, मिलाते चलिएगा। टोनोप्लास्ट और वैक्यूलर सैक रिक्तिकाओं का 2 ही पार्ट है आपका। हमारा मुख्य है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जिसके 3 पार्ट हुए हैं, जीव द्रव्य कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो जीव द्रव्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में हम आपको बताएंगे। उसकी संरचना पढ़नी है, सेल वॉल की संरचना पढ़नी है। अभी हम कोशिका द्रव्य के कितने पार्ट होते हैं उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य में सभी उपापचय से संबंधित क्रियाएं हैं। उपापचय शब्द क्या है इसको समझ लीजिए। उपापचय 2 शब्दों के मिलने से बना है, उपचय और अपचय। उपचय मतलब हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी सकारात्मक निर्माणकारी क्रियाएं, और अपचय मतलब वो क्रियाएं जो हमारे शरीर में चल रही हैं और वो विध्वंसात्मक हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन का पचना
और भोजन के पचने से ग्लूकोज का बनना, ये हमारे लिए निर्माणकारी क्रिया है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। और अब इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हम श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया की ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज आपस में क्रिया करते हैं और टूटते हैं। टूटने के बाद जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। तो ये यहाँ पर ये 3 पार्ट में टूट रहा है, इसलिए ये विध्वंसकारी क्रिया है। और इन दोनों क्रियाओं को हम सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? उपापचय। तो ये दोनों ही क्रियाएं कहाँ हो रही हैं? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य जो है, इसके हम मुख्य 3 भागों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सक्रिय कोशिकांग। कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर उपस्थित अंग, कोशिकांग जो इन क्रियाओं को करने वाले हैं। और दूसरा निष्क्रिय पदार्थ जो हैं, जो किसी प्रकार की जैविक क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, बस जैविक क्रियाओं के उत्पाद के रूप में उपस्थित हैं, तो उन्हें हम निष्क्रिय पदार्थ के रूप में रखेंगे। ये निष्क्रिय पदार्थ। तो सक्रिय कोशिकांग हम आज इसमें जो पढ़ेंगे कौन कौन से, उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। हमें टोटल पढ़ने हैं 7 कोशिकांग, जिसमें सबसे पहला है लवक या प्लास्टिड। ये जो प्लास्टिड है, इनकी वजह से कोशिका, प्लांट सेल जो होती है, जंतु कोशिका से थोड़ा अलग हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिड में पहला आता है आपका क्लोरोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट। हमें इसको पढ़ते समय इन 3 कैटेगरी में इसको पढ़ना होगा। लवक के बाद हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का श्वसन अंग भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथा हमारा है गोल्गी बॉडी। पांचवा है हमारा राइबोसोम। छठा है हमारा सेंट्रोसोम। और 7वां है, और इम्पोर्टेंट भी है, लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो ये हमारे कोशिका के वो 7 अंग हैं जो एक्टिव होकर काम करते हैं। निष्क्रिय पदार्थ की हम 3 कैटेगरी बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी जो किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, या संचित भोज्य पदार्थ। तो जितने भी संचित भोज्य पदार्थ हैं उनको हम पहली कैटेगरी देते हैं इसमें निष्क्रिय पदार्थों में। दूसरा रासायनिक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद जो क्रियाओं का उत्पाद होता है, जिसे हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल या उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ और इसके अलावा कुछ क्रियाओं के लिए जो स्राव निकलते हैं उन्हें हम स्रावी पदार्थ। तो स्रावी पदार्थ, ये 3 तरह के पदार्थ कोशिका में पाए जाते हैं। तो ये सारा का सारा कोशिका द्रव्य का पार्ट है। अब देखते हैं केंद्रक के लिए। केंद्रक जो है, केंद्रक की स्टडी के लिए केंद्रक को सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला केंद्रक की जो चारों ओर की झिल्ली है, जिसे हम केंद्रक कला कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके बाद केंद्रक के अंदर भरा हुआ जो लिक्विड मटेरियल है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो डबल लेयर्ड होती है, बीच में उसमें छिद्र होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म खास है, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म में हमको 2 चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज मिलती है केंद्रक की अंदर पाए जाने वाले धागे, रंगीन धागे, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या पाई जा रही है? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, इसी में पाए जाते हैं आपके 2 पार्ट जो आप जानते हैं, जिसे डीएनए और आरएनए के बारे में। तो डीएनए का नाम आपने संभवतः सुना भी होगा। ये जो है अपराध विज्ञान में इसकी टेस्टिंग होती है, वहाँ पर इसका नाम सुनने को मिलता है। डीएनए टेस्टिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो ये वहीं से आया, ये डीएनए वही डीएनए है जो यहाँ पाया जा रहा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो चार्ट है, इसमें हमने कोशिका के उन खास अंगों को कैटेगराइज कर दिया, जिसमें हमें इसका पूरा अध्ययन करना है। अब चलते हैं कोशिका का पहला अंग, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल का अध्ययन करने के लिए